कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं कस्टोडिया, फसलों की पैदावार बढ़ाने वाला एक अद्भुत फफूंदनाशक। अन्नदाता, 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता, लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने, पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं अनुराधा तंवर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। गेंदा की वैज्ञानिक खेती पर जानकारी। दुधारू भैंस की पहचान एवं खरीदते समय बरती जाने वाली सावधानियां। प्याज की उन्नतशील प्रजातियां और पौधरोपण तकनीक। किसान भाइयों, गर्मी वाली गेंदा फूल की खेती की बात करें तो इसकी जनवरी फरवरी में नर्सरी डालकर फरवरी से मार्च तक रोपाई करके किसान गर्मी में गेंदा फूल का उत्पादन करते रहते हैं। परंतु प्रदेश के अधिकतर किसान भाइयों द्वारा इसकी खेती में किए जाने वाले प्रबंधनों एवं कार्यों अज्ञानता व लापरवाही के फलस्वरूप प्रति एकड़ ये कम उत्पादन ले पाते हैं। लेकिन आज हम आपको मिलवा रहे हैं ग्राम लक्ष्मणपुर, जिला गोरखपुर के एक प्रगतिशील गेंदा फूल उत्पादक रामकिशन, जो गेंदा की खेती कर अपने अनुभवों को बताएंगे। मैं अपने किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि गेंदे की खेती सबसे उपयुक्त है। इसके लिए किसी प्रकार की विशेष मिट्टी नहीं चाहिए। कोई भी मिट्टी हो, 12 महीने गेंदे का उत्पादन किया जा सकता है। और गेंदा सबसे कैश क्रॉप है, तुरंत नगद पैसा देने वाला है। गोरखपुर में ही बहुत ज़्यादा खपत है, जहां अभी बनारस और कलकत्ता से न आवे तो पूर्ति नहीं होगी। और गेंदा लगाने लायक है, अच्छे किस्म का बीज हो। ये पूसा नारंगी करके है, इसका नाम है पूसा नारंगी। और ये माला भी बनता है और उससे खड़े भी बिक जाता है। एक माला 10 से 15 रुपए में थोक में बिकता है। तो एक कट्ठे में कोई भी किसान इसको थोड़ा सा मेहनत करें, जागरूक हों, तो 4000 से 5000 रुपए तक प्राप्त कर सकते हैं। लागत बहुत ही कम है। यह ध्यान देने योग्य ये बात है कि गेंदे के फूल के अंदर खेत में हमेशा खरपतवार नहीं चाहिए। वैसे किसी भी फसल में खरपतवार नहीं होनी चाहिए। इसकी 1 से 2 बार हल्की सी छोटा पौधा जब होता है तो निराई गुड़ाई कर दी जाती है। और खाद में वही हल्की खाद जो है दिया जाता है। यूरिया, सुपर फास्फेट और पोटास की मात्रा दे देते हैं। हाँ, 30 दिन पर इसके कली को तोड़ा जाता है, इसकी थिनिंग की जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है गेंदे में कि जब 30 दिन का पौधा हो जाए तो इसको तोड़ देते हैं और फिर 40-45 दिन के बाद तोड़ देते हैं। तो इसमें ज़्यादा कंछे निकलते हैं। जब कंछा ज़्यादा निकलेगा तो फूल की मात्रा बढ़ जाती है। किसान भाइयों, अभी आपने इन किसान भाई को सुना जो अपने अनुभवों को आपके बीच बांट रहे थे। अब आइए गेंदे की खेती पर तकनीकी जानकारी लेते हैं कृषि विज्ञान केंद्र मथुरा के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर भूप सिंह से। साथियों,
इस समय बसंत का सीजन आने वाला है, उसके लिए किस तरह से गेंदा लगाएं उसके बारे में मैं संक्षिप्त से आपको बताना चाहूँगा। इस समय हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूषा से 2 प्रजातियां गेंदा की बहुत अच्छी निकाली गई हैं, जिसमें पूषा बसंती है और एक पूषा नारंगी है। पूषा नारंगी जो है 120 से 135 दिन तक इसमें फूल आना शुरू हो जाता है और इसके फूल करीब पंखुड़ियोंदार 6 से 8 सेंटीमीटर व्यास वाले होते हैं। इनसे जो उत्पादन मिलता है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से वो कम से कम 349 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसकी उपज आती है। साथियों, ये पूषा बसंती जो वैरायटी है, ये पूषा बसंती 135 से 140 दिन के बीच में ये तैयार हो जाती है। इसके पौधे थोड़ा छोटे होते हैं, तो इन पौधों को आप अपने घर की लॉन में भी लगा सकते हैं, खेत में भी लगा सकते हैं और जो किचन गार्डन होता है अपनी शोभा बढ़ाने के लिए वहाँ पे भी रोपित कर सकते हैं। इस मौसम में करीब 25 से 30 दिन में पौध तैयार हो जाती है। फरवरी में क्यारियों में रोपित करने से पहले जब खेत की तैयारी करते हैं तो इसे अच्छी तरह से खेत को भरभरा बना लें, उसकी थोड़ी गहरी जुताई करें। उसके साथ साथ जो अंतिम जुताई किसान जो करता है, अंतिम जुताई के टाइम पर कम से कम 150 कुंटल से 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर का सड़ा हुआ खाद खेत में मिला दें। अच्छी फसल के लिए 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस तथा 80 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। फास्फोरस तथा पोटाश की पूर्ण मात्रा भूमि की तैयारी करते समय ही डालकर अच्छी तरह मिला देनी चाहिए। नाइट्रोजन को 2 भागों में बांटना चाहिए। प्रथम भाग क्यारियों में पौध लगाने के 1 माह बाद देनी चाहिए तथा दूसरा भाग पौध लगाने के 2 महीने बाद लगाना चाहिए। इसके बाद जैसे ही खेत तैयार हो जाता है और हम खेत में पौध लगाने जा रहे हैं तो पौध को जैसे ही कृषक उसे उखाड़ता है, उखाड़ने के बाद मैं कृषक भाइयों को राय दूंगा कि आप कोई भी फंजीसाइड दवा उस घोल में डुबकी लगाने के बाद अपने खेत में रोपित करें। 60 बाई 60 सेंटीमीटर की दूरी पर आप रोपते चले जाएं। साथियों, इस तरह से रोपित करने के बाद इसको 2-3 उसकी ज़रूरत पड़ती है निकाई गुड़ाई की। इसमें जो खरपतवार होते हैं उसे आप साधारण विधि से अपनी खुरपी से ही निलाई करके निकाल सकते हैं। इसके बाद जैसे ही ये फसल बढ़ना शुरू होगी, आवश्यकता अनुसार अपना पानी की व्यवस्था करते रहें, सिंचाई करते रहें। संभवतः 8-10 दिन में एक सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। जहाँ तक इनकी बिक्री का सवाल है तो मैं थोड़ा ये और बताना चाहूँगा कि जब भी आप इसकी हार्वेस्टिंग करें तो हार्वेस्टिंग सुबह के टाइम पर, अगर मौसम में गर्मी हो तो 7-8 बजे तक इसकी हार्वेस्टिंग फूलों की कर लेनी चाहिए। और हार्वेस्टिंग करने के बाद जहाँ भी इन फूलों को आप इकट्ठा कर रहे हैं वहाँ पर ऐसा स्थान हो जो कम से कम छायादार हो, या कोई टिन शेड हो या छप्पर के नीचे इसे इकट्ठा कर लें। और इसे इकट्ठा करने के बाद एक पतली तह के रूप में बिछा दें और फिर अपनी आवश्यकता अनुसार या जहाँ का भी मार्केट आपको अच्छा लगे वहाँ पर इसकी सेल कर सकते हैं। और आजकल जो इसका रेट है उस रेट के हिसाब से संभवतः किसान को आगे आने वाले सीजन में अच्छा ही रेट प्राप्त होगा और कम से कम 1 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से उसको नगद आमदनी भी प्राप्त हो सकती है। दुधारू पशुओं का पालन अधिकतर किसान भाइयों द्वारा किया जाता है, लेकिन प्राय देखा जाता है कि अच्छी नस्ल के दुधारू पशुओं के लक्षणों की पहचान की कमी के कारण पशुओं की खरीदारी करते समय वो ठगी का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि दलालों द्वारा इस नस्ल के नाम पर पशुपालक भाइयों से ज्यादा पैसा वसूल लिया जाता है और जब वो पशु को खरीद कर घर लाते हैं तो मूल्य के अनुसार पशु से दूध उत्पादन न मिलने के फलस्वरूप ठगा महसूस करते हैं। अतः पशुपालक भाइयों, यदि आप भी दुधारू पशुओं की खरीदारी करना चाहते हैं तो कौन कौन से प्रमुख बिंदुओं एवं लक्षणों को ध्यान में रखकर खरीदारी करें जिससे सही दुधारू पशु की प्राप्ति हो सके, इस जानकारी हेतु मिलवा रहे हैं चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं विश्वविद्यालय कानपुर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर रामजी गुप्ता से। आज आपको जानवरों की खरीद के बारे में आवश्यक जानकारी देने जा रहा हूं। किसान भाइयों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में मुख्यतः जो दुग्ध उत्पादन है कि जो हम दूध उत्पादन के लिए पालते हैं वो मुर्रा भैंसें होती हैं और जो हम घी या अन्य कोई उत्पाद बनाने के इस्तेमाल करते हैं तो हम भदावर भैंसे का इस्तेमाल करते हैं। मुर्रा भैंस की पहचान के बारे में कुछ एक लक्षण हम आपको विशेष रूप से बता देते हैं, क्योंकि मुर्रा भैंस जो होती है
वो पूरी तरह से एकदम काली होती है, एकदम ब्लैक जेट होती है, एकदम काली सी। और उसके बाद जो सींग होती है वो मुड़ी हुई गोल और उसके सर के ऊपर होती है। तो ये तो मुर्रा की कुछ विशेष पहचान रही। इसके साथ जो भदावरी है, तो इसका जो विशेष कैरेक्टर है या विशेष पहचान वो ये है कि इसकी सींग लंबी सी हंसिया की तरह होती हैं और सिर के पीछे की तरफ जाती है। साथ ही इनका जो शरीर है वो उसका जो तंबाई कलर का होता है। अब किसान भाइयों, यदि आप बाजार में पहुंच गए हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको कुछ लोग अपना अपना जानवर दिखाएंगे, तो यहाँ पर आपको विशेष चौकसी बरतनी है। विशेष चौकसी बरतनी इसलिए है कि अब आपको ये देखना है कि मुर्रा तो है, लेकिन मुर्रा में भी कोई ऐसी हो जो भैंस आपको ज्यादा दूध दे सके। तो ज्यादा दूध देने वाले जानवर के कुछ विशेष लक्षण आप जान लीजिए कि जो हमारा दुधारू जानवर है उसका शरीर हमेशा तिकोना होता है, मतलब उसका जो है शरीर पीछे से भारी होगा और आगे सकरा होगा, पैर मजबूत होंगे और अच्छी तरह से जो है जमीन पर टिकाऊ होंगे। इसके बाद किसान भाइयों, आपको ये देखना है कि उसके थनों का आकार, थन 4 हों और चारों जो है बराबर लंबाई के हों और बराबर दूरी पर हों। कहीं ऐसा ना हो कि 3 थन जो है 4 अंगुल के हैं और चौथा थन जो है 6 से 8 अंगुल का है। अगर ऐसी कोई विसंगत दिखाई पड़ती है तो निश्चित रूप से आपके जानवर में दूध की क्षमता कम हो जाएगी। इसके साथ किसान भाइयों, जो आयन है उसका देख लीजिए, पेट से अच्छी तरह से जुड़ाव होना चाहिए, थन लटकता हुआ नहीं होना चाहिए और किसी तरह की सूजन नहीं होनी। क्योंकि होता क्या है कि जो व्यापारी लोग होते हैं थोड़ा सा चालाकी करते हैं और उसमें आयन में धुआं कर देते हैं, जिसकी वजह से 2 लीटर वाला आयन आपको 4 से 5 लीटर का दिखाई पड़ता है। तो ये धोखेबाजी होती है। तो इसमें आप बिल्कुल निश्चित रूप से जो है आप पहले निश्चिंत हो जाइए। पीछे खड़े होने के बाद पिछली जो टांगे हैं दोनों, उन दोनों टांगों के बीच में देखिए कि वास्तव में आयन का क्या आकार आ रहा है। पिछली टांगों से आयन जितने ज्यादा दिखेगा, जितना चौड़ा दिखेगा, उसमें दूध देने की क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। इसका कारण ये होता है कि जो हमारी भैंसें हैं इनके पिछले थनों में दूध की मात्रा और अगले थनों में दूध की मात्रा कम होती है। जब आप फाइनल एकदम सौदा करने जा ही रहे हैं तो निश्चित रूप से आप अपने जानवर को दूह के अवश्य दें। अंधा सौदा मत करिएगा, क्योंकि होता क्या है कि जैसे कोई व्यापारी कहता है कि आपको जो हम जानवर दे रहे हैं वो 7 महीने का गाभिन है और आपके घर पर जाते जाते ब्याह जाएगा, तो आप खुशी खुशी ले लेते हैं। लेकिन ये जो है पूरी तरह से आपके साथ धोखेबाजी हो सकती है, क्योंकि जो आपको 10 लीटर दूध कहा गया है, हो सकता है कि आपके घर पे पहुंचते ही वो 2 से 4 लीटर ही दूध दे। तो इसलिए इस तरह ठगाई मत करिएगा। किसान भाइयों, जब आप पूरी तरह से अपने जानवर को दूह करके पूरी तरह एश्योर हो जाइए तब पैसा दीजिए। यहाँ पर भी थोड़ी सी गफलत आती है। गफलत ये आती है कि ज़्यादातर हम जानवर को सुबह के समय देखते हैं और ये जो व्यापारी होते हैं वो शाम का दूध नहीं निकालते हैं और सुबह चढ़ा हुआ दूध मिलता है। तो निश्चित रूप से जब आप सवेरे दूहते हैं तो वो जो है 5 लीटर की बजाय आपको 7 लीटर 8 लीटर दूध मिलता है। तो आप तो खुश हो गए कि ज़्यादा दूध मिल रहा है, लेकिन फिर से आप वही गाय अपनी भैंस शाम को फिर दूह लीजिए तो वास्तविक आपको पता चल जाएगी, तब आप उसका पेमेंट। तो किसान भाइयों, इस तरह से कुछ मोटी मोटी जानकारी अगर आप अपने ध्यान में रखते हैं तो निश्चित रूप से आप ठगेबाजी से बचेंगे। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। राख एक सस्ता और सुरक्षित प्रयोग है जो किसी भी वातावरण में उपयोगी है। राख के उपयोग की जानकारी के लिए एनटीपीसी के राख उपयोगिता विभाग से संपर्क करें। अदामा का कस्टोडिया, फसलों की पैदावार बढ़ाने वाला एक अद्भुत फफूंद नाशक। कस्टोडिया फसलों को स्वस्थ रखे, अधिक पैदावार व गुणवत्ता लाए, फसलों को बीमारियों से बचाए। उपयोग की मात्रा 300 मिलीलीटर प्रति एकड़ को 150 से 180 लीटर पानी में मिलाकर छिड़कें। कस्टोडिया एक वंडर फंगिसाइड। राख एक सस्ता और सुरक्षित प्रयोग है जो किसी भी वातावरण में उपयोगी है। राख के उपयोग की जानकारी के लिए एनटीपीसी के राख उपयोगिता विभाग से संपर्क करें। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी। बीबीसी ग्लोबल इंडिया, महसूस करें खबरों की धड़कन।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मसाला फसल प्याज की जिन किसान भाइयों ने नर्सरी डाली है, उनकी नर्सरी पौधरोपण योग्य हो गई है। तो किसान भाइयों, रोपाई का कार्य वैज्ञानिक बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए संपन्न कर लें, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि किसान भाई जल्दबाजी में गलत खेत का चयन कर अज्ञानतावश असंतुलित मात्रा में खाद उर्वरकों का प्रयोग कर असमान दूरी पर प्याज का रोपण कर देते हैं। परिणाम स्वरूप कम वजन वाले बल्ब एवं प्रति एकड़ कम उपज की प्राप्ति होती है। इसलिए प्याज की अधिक उपज मिले, इस हेतु प्याज की उन्नतशील प्रजातियां एवं रोपण की उन्नत तकनीकी एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर US थड़क दे रहे हैं। अब आने वाला समय हमारा जायद या ग्रीष्म ऋतु का आने वाला है और हम ऐसे में कुछ किसान इनके खेत खाली होंगे जिनके पास सिंचाई के साधन है, वो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ लगाएंगे। तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि प्याज एक ऐसी फसल है जो भरपूर उत्पादन तो देती ही है, साथ में अच्छा बाजार का भाव भी मिल जाता है। ग्रीष्मकालीन प्याज लगाने के पूर्व कुछ हमें सावधानियां रखना है। उन सावधानियों को विशेष तौर पे आपको अपनाना होगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा किस्म का चुनाव। जो हमारी ग्रीष्मकालीन प्याज है उसके लिए एग्री फाउंड लाइट रेड जो हमारी किस्म है बहुत अच्छा उत्पादन भी देती है, रंग और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, तो इससे हमें बाजार का भाव भी अच्छा मिल जाता है। जिन किसान भाइयों के पास रोपा नहीं है वो किसी दूसरे किसानों से रोपा लेके आएंगे, तो ये रोपा खरीदने के पूर्व ये देख लें कि अच्छी क्वालिटी का रोपा हो, कहीं रोगग्रस्त या कोई कीड़े बीमारी से प्रभावित नहीं होना चाहिए, और खास करके एग्री फाउंड लाइट रेड जो हमारी किस्म है उसी का रोपा है या नहीं है। तो ये सब चीज़ हमें कहीं दूसरी जगह से ले रहे हैं तो उस समय ध्यान रख लेना चाहिए। जब हमारा रोपा किसान भाई मिल जाए उसके बाद में किसान भाई हमारी जो खेत की तैयारी है, मुख्य खेत जो हम जिसमें रोपा लगाने जाते हैं, तो उसे करीब 3 से 4 बार क्रॉस में उसकी बखरनी कर लेना चाहिए, अच्छी तरह से जुताई कर लेना चाहिए कम 3 से 4 बार, और उसके बाद में पाटा लगा लेना चाहिए। जब अंतिम बखरनी हम जो करें तो उसके पूर्व उसमें 20 से 25 टन हमारी जो गोबर की खाद है, अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद है, उसको उसमें खेत में मिला देना चाहिए। फसल रोपने के पूर्व जब हमारे खेत की अंतिम बखरनी हुई उसी समय हमें क्या पोषक तत्वों के प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए। तो करीब 100 से 150 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो स्पोर और 60 किलो पोटास और 20 से 25 किलो जिंक सल्फेट अंतिम बखरनी पे जो हम रहते हैं उसमें से 1 भाग नाइट्रोजन का, बाकी सभी पोषक तत्वों की पूरी मात्रा अंतिम बखरनी के समय खेत में डाल देना चाहिए। नाइट्रोजन की शेष मात्रा हमारी बची है उनको हम 15-15 दिन के अंतराल पर खड़ी फसल में सिंचाई के बाद में यूरिया के माध्यम से देते जाएंगे। तो किसान भाई इससे हमारा पोषक तत्व का प्रबंधन हुआ है। इस तरह से किसान भाई हमारा खेत तैयार हो गया है और खेतों पर लगाने के पूर्व उसमें अच्छी समकोण पे क्यारियां बना लेना चाहिए। क्यारियां बनाने से क्या होता है, किसान भाई हम जब पानी देते हैं तो एक जगह पानी इकट्ठा एक साथ नहीं होता है और कहीं पे कम पानी भी नहीं रहता है, तो क्यारियों के माध्यम से हम पानी देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें समकोण के आधार पर अच्छी उठी हुई क्यारियां बना लेना चाहिए। क्यारियों में किसान भाइयों अब हमारा समय आ गया है कि हमें फसल को रोपना है। तो सबसे पहले तो आप इस चीज़ को विशेष ध्यान जब हम रोपा लगाते हैं उसी समय रोपा को ही जो बेबिस्टिन है या जो हमारा कार्बेंडाजिम है इसकी 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना लें और उसमें रोपा डुबा के और रोपा की जड़ों को उसमें अच्छी तरह दबा के उसके बाद ही खेत में लगाएं। अब हमें खेत में जब हमारी प्याज लगा रहे हैं तो किसान भाइयों कतार से कतार की दूरी हमें कम से कम 15 सेंटीमीटर रखें और पौधे से पौधे की जो दूरी है वो 10 से 15 सेंटीमीटर तक रख सकती है। इस तरह किसान भाइयों मुख्य खेत में हमारी प्याज का रोपा लग जाता है और रोपा लगाने के बाद में किसान भाइयों जब हमारी फसल अच्छी हो जाए तो उसमें कम 10 से 12 दिन के अंतराल पर सिंचाई का विशेष ध्यान रखें। किसान भाइयों इसी समय हमें खरपतवारों का प्रबंधन भी करना पड़ता है। जब हमारा रोपा लगाते हैं तो रोपा लगाते समय ही हमें पेंडिमिथलिन है जो हमारा उसकी 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 1000 लीटर पानी मिला के अच्छी तरह से अगर छिड़काव कर देते हैं तो हमारे खरपतवार पूरे खत्म हो जाते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें किसान भाइयों। खड़ी फसल में कोई भी आप इस तरह की वो न करें। इसके लिए तो आप सबसे बढ़िया है कि निदाई गुड़ाई खुरपी की साथ से करते रहें, क्योंकि इसमें सकरी पत्ती वाले और चौड़ी पत्ती वाले कई जो हमारे खरीफ के या जायद के जो खरपतवार हैं वो उसमें आते ही हैं। तो उनको सिंचाई देने के पहले खेत की साफ सफाई कर लें। तो किसान भाइयों प्याज एक बहुत अच्छी फसल है, ये बहुगुणी फसल है, आयुर्वेद में इसे विशेष औषधि का दर्जा प्राप्त है। अगर इसका आप उच्च क्वालिटी का गुणवत्ता के कंद प्राप्त करते हैं तो निश्चित बाजार से आपको अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त होगा।
गेहूं की फसल कहीं पर बाली बनने की अवस्था पर है तो कहीं पर बालियां आने वाली होगी। अतः इस फसल से अधिक लाभ और उपज कैसे मिले, इसके लिए सिंचाई और रोगिंग पर ध्यान देना होगा, क्योंकि सिंचाई के अभाव में फसल की उपज प्रभावित हो जाएगी, जिससे बालियां छोटी रह जाएंगी तथा गेहूं के दाने पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाएंगे। दूसरी तरफ रोगिंग नहीं किया गया तो अवांछनीय खरपतवार के बीज गेहूं के उपज में मिलकर उसकी गुणवत्ता को खराब कर देंगे। इसलिए गेहूं की फसल में इस समय देखरेख प्रबंधन पर जानकारी के लिए मिलते हैं एक विषय विशेषज्ञ से। प्रदेश में जो किसान भाई गेहूं लगाते हैं, अभी उनको सिंचाई के लिए 2-3 पानी की आवश्यकता है। भूमि को गीली रख के कम अंतराल में 10-10, 15-15 दिन में पानी देंगे तो इससे उनको गेहूं के बढ़वार अच्छी होगी और अच्छा पैदावार मिलेगा। किसान भाई के बीजों उत्पादन में ये जरूरी है कि उनके खेत में ऐसे जो लंबे लंबे डंडे पतरंगे जैसे दिखाई देते हैं, जो कि दूसरी किस्म के होते हैं, इन्हें वो निकाल दें, नहीं तो उनसे उनको किसान को बहुत बड़ा नुकसान ये हो सकता है कि उनका जो बीज उत्पादन का कार्यक्रम है, जो उनको बीज का रेट मिलना होगा वो बीज का रेट नहीं मिल पाएगा और उनका बीज जो है वो फेल हो जाएगा। तो इसलिए वो किसान भाई जो बीजों उत्पादन ले रहे हैं, ऐसे ऊंचे गेहूं के दूसरी किस्म के पौधों को अवश्य निकाल दें। अभी जिन किसान भाइयों की खेत में बालियां आ गई हैं या उससे भी अधिक स्थिति है, तो अब इस स्थिति में खरपतवार नियंत्रण हाथ से ही उखाड़ के किया जा सकता है। तो ये खरपतवार को इनको हाथ से निकाल के फेंकना चाहिए। गेहूं की बीमारियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। रतुआ होती है, ये रतुआ हमारे यहाँ कभी मार्च के प्रथम सप्ताह में या फरवरी के आखिरी सप्ताह में देखी जा सकती है। जैसे लोहे में जंग लगती है, ऐसी गेहूं में भी जंग लग जाता है। तो लेकिन ये जंग जो है अपने यहाँ बहुत देर से आता है। ये रतुआ जो है बहुत देर से आता है, फरवरी आखिरी या मार्च के प्रथम सप्ताह में आएगा। तो उस दशा में ये विशेष कोई आर्थिक नुकसान नहीं पहुंचाता है, इसलिए किसान भाइयों को विशेष चिंता करने की जरूरत नहीं है। कीट में दीमक का प्रभाव भी देखा गया है गेहूं में। तो दीमक जहां कहीं भी जिन भी किसान भाइयों के खेत में दीमक है, तो वो दीमक का नियंत्रण करने के लिए अपने खेत को लगातार पानी देते रहेंगे तो उसमें दीमक ऊपर आएंगे नहीं मिट्टी में और वो गेहूं के फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। किसान भाई गेहूं का बहुत अच्छा उत्पादन लेने के लिए हर 15 से 20 दिन के अंदर में पानी देते रहें। मौसम के अनुसार में जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी पानी कम अवधि में शीघ्रता से देते रहें और विशेष कीट बीमारी का कोई प्रकोप नहीं होता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज जो प्रश्न शामिल किया गया है उसे पूछा है गोसाईगंज लखनऊ से श्रीधर शुक्ला ने। आप जायद में भिंडी की बुआई करना चाहते हैं और इस हेतु इसकी उन्नतशील प्रजातियां एवं बुआई विधि पर जानकारी चाहते हैं। अधिक उत्पादन तथा मौसम की भिंडी की उपज प्राप्त करने के लिए संकर भिंडी की किस्मों का विकास कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। आइए जानते हैं। पूसा A-4 यह एफिड तथा जैसिड के प्रति सहनशील किस्म है। पीत रोग, येलो एंड मोजैक विषाणु रोधी भी है। पहली तुड़ाई 45 दिनों बाद शुरू होती है। इसकी औसत पैदावार ग्रीष्म काल में 10 टन प्रति हेक्टेयर है। परभनी क्रांति यह किस्म पीत शिरा मोजैक रोग रोधी है। फल बुआई के लगभग 50 दिन बाद आना शुरू हो जाते हैं। इसकी औसत पैदावार 9 से 12 टन प्रति हेक्टेयर है। पंजाब 7 यह भी किस्म पीत शिरा रोग रोधी है। मध्यम आकार के फल होते हैं। बुआई के लगभग 55 दिन बाद फल आना शुरू हो जाते हैं। इसकी पैदावार 8 से 12 टन प्रति हेक्टेयर है। अर्का अभय येलो वेन मोजैक रोधी किस्म। पौधों की ऊंचाई 120 से 150 सेंटीमीटर होती है। अर्का अनामिका येलो वेन विषाणु रोधी किस्म। यह भी 5 से 6 धारियों वाले मुलायम गहरे हरे रोम रहित फल होते हैं।
पैदावार 12 से 15 टन प्रति हेक्टेयर आती है। अगली किस्म है वर्षा उपहार। यह भी प्रजाति येलो वेन मोजैक विषाणु रोग रोधी है। फल चौथी से 5वीं गांठों में पैदा होते हैं। औसत पैदावार 9 से 10 टन प्रति हेक्टेयर होती है। हिसार उन्नत। पहली तुड़ाई 46 से 47 दिनों बाद शुरू होती है। औसत पैदावार 12 से 13 टन प्रति हेक्टेयर आती है। VRO 6। इस किस्म को काशी प्रगति के नाम से भी जाना जाता है। येलो वेन मोजैक विषाणु रोधी किस्म है। 38वें दिन फूल निकलना शुरू होते हैं तथा पैदावार इसकी 13.5 टन प्रति हेक्टेयर तक आंकी गई है। इनके अतिरिक्त आप लखनऊ ड्वार्फ, लॉन्ग ग्रीन, वेलवेट ग्रीन, कल्याणपुर टाइप 1, 2, 3 एवं 4, पूसा सिलेक्शन 1, 2, 3, वैशाली मधु आदि किस्मों का भी चयन कर सकते हैं। किसान भाइयों, यह तो रही प्रजातियों की बात। भिंडी की फसल उगाने के लिए 25 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। वैसे तो भिंडी की खेती लगभग हर प्रकार की भूमि में की जा सकती है, लेकिन अच्छी खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली भुरभुरी एवं कार्बनिक पदार्थ युक्त दोमट भूमि उपयुक्त होती है। इसकी खेती के लिए भूमि का pH मान 6.5 से 7.5 होना चाहिए। बुआई के लगभग 1 माह पहले खेत को गहरा जोतकर गोबर की सड़ी खाद अथवा कंपोस्ट 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में जुताई के साथ मिला दें। बुआई के समय 3 से 4 बार खेत की जुताई करके तथा पाटा चलाकर मिट्टी को भुरभुरी कर समतल कर लेना चाहिए। अब आइए जानते हैं उर्वरक प्रबंधन के बारे में। वैसे तो उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी की किस्म एवं उर्वरता पर निर्भर करता है, परंतु वैज्ञानिक संस्तुतियों के अनुसार 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस, 50 किलोग्राम पोटैश प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होती है। बुआई से पूर्व अंतिम जुताई के समय नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस तथा पोटैश की पूरी मात्रा मिट्टी में मिला देनी चाहिए। नाइट्रोजन की शेष मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर एक भाग बुआई के 20 से 25 दिन बाद तथा दूसरा भाग 40 से 50 दिन बाद फसल में टॉप ड्रेसिंग के रूप में देना चाहिए। अब आइए किसान भाइयों जानते हैं बीज की मात्रा एवं बुआई विधि पर। जहां पर पाला पड़ने का भय रहता है वहां इसे मध्य फरवरी से पहले नहीं बोना चाहिए। जायद में बीज की मात्रा अधिक लगती है, इसके लिए 18 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। बीज को बोने से पहले पानी में 24 घंटे तक भिगो लेना चाहिए। बीज बोने से पूर्व बीज को थीरम अथवा कैप्टान 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधित अवश्य कर लेना चाहिए। जहां तक बुआई की विधि की बात है तो इसे मुख्यतः 2 तरह से बोया जा सकता है। एक हल के पीछे नाई द्वारा। इसमें तैयार खेत में हल के पीछे 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई में बीज को नाई के द्वारा अथवा हाथ से कूड़ों में बोया जाता है। कूड़ से कूड़ की दूरी 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। दूसरा, मेड़ पर बुआई की जाती है। जुताई व बुआई के समय के अनुसार 30 से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर मेड़ बनाकर उन पर खुरपे द्वारा नालियां बनाकर बुआई की जाती है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-4254-085 पर शाम 5 से 6 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे कस्टोडिया, फसलों की पैदावार बढ़ाने वाला एक अद्भुत फफूंदनाशक।